नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं अजय शर्मा, शासकीय सीएम राइज विद्यालय बाड़ी, जिला रायसेन से। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इस वीडियो में हमारे शिक्षक साथियों से। साथियों, जब हम विद्यालय में प्रवेश करते हैं और जब हमारे मन में ये होता है कि आज हमें क्लास में जाना है, तो उस समय हमें कौन सी तैयारियां हैं जो होनी चाहिए, या हम किस प्रकार से इस पूरे कार्य को करें ताकि हम अपना जो श्रेष्ठतम परिणाम है उसको प्राप्त कर सकें। तो साथियों, सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि हम एक ऐसे व्यवसाय में हैं। यहाँ व्यवसाय इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम कहीं ना कहीं इस माध्यम से अपनी जीविका भी चलाते हैं। तो हम ऐसे व्यवसाय में हैं जहाँ पर हमें एक समाज के निर्माण का दायित्व ईश्वर के द्वारा सौंपा गया है। समाज आपको शिक्षक के नाम से संबोधित करता है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को विद्यार्थी मानें, क्योंकि यदि आप अपने आप को विद्यार्थी मानेंगे तो निरंतर कुछ नया आप सीखते रहेंगे और उन चीज़ों को अपना जो कार्य है उसमें करते रहेंगे ताकि आपको सफलताएं मिलती रहें। साथियों, जब हम इस कार्य को करते हैं तो हमारे सामने कई चुनौतियां होती हैं। उन चुनौतियों के साथ हमको इस कार्य को करना है और सफलता को भी प्राप्त करना है, ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि हमारा जो शिक्षण है, जिस कार्य को हम कर रहे हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने शिक्षण के उद्देश्य क्लियर होने चाहिए कि हम इस कार्य को कर रहे हैं, इसका जो आउटपुट निकल के आने वाला है वो क्या आएगा या क्या आना चाहिए। जब इच्छित आउटपुट मिलेगा तब हम यह मानेंगे कि हमारा शिक्षण सफल हुआ। तो आज इस वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, किस प्रकार से आपको तैयारी करना है उस पर चर्चा करेंगे। क्लासरूम का वातावरण कैसा हो जब आप जाएं, किस प्रकार से आपको वहां पर एक वातावरण डेवलप करना है ताकि बच्चे सीखें, इन सब बिंदुओं पर संक्षेप में चर्चा यहां पर करेंगे। आगे कुछ अन्य वीडियोस में हम और डिटेल में इन बातों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है इस कार्य को करने का। तो साथियों, शिक्षण का जो उद्देश्य है, हम यदि गणित विषय के शिक्षक हैं, विज्ञान विषय के शिक्षक हैं या सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षक हैं, तो हम उद्देश्य ये रखते हैं कि हमको गणित सिखाना या हमको सामाजिक विज्ञान सिखाना या हमको हिंदी सिखाना। इन सब चीज़ों से पहले ये तो सिखाना ही है। हमें जो मुख्य कार्य करना है वो क्या है? हमें सबसे पहला काम करना है मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों का विकास। हमें हमारी ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम जिन बच्चों के साथ हैं उन बच्चों में मानवीय और संवैधानिक मूल्यों का विकास हो, वो इन चीज़ों को जान पाएँ। तो हमें इस चीज़ पे फोकस करना है। हमें उनके अंदर सेवा, वो सर्विस कैसे दें, सेवा किस प्रकार करें और दूसरों का आदर कैसे करें, ये गुण हमें विकसित करना है अपने बच्चों के अंदर। सार्वजनिक संपत्ति का आदर, जो सार्वजनिक संपत्ति है, चाहे वो उनके गांव में हो, उनके शहर में हो, या जहां वो कहीं पर्यटन के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं, जहां भी जाते हैं, वहां पर जो सार्वजनिक संपत्ति उन बच्चों के सामने आए तो वो उसका आदर करें, उस संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। ये चीजें हमें उनके अंदर शामिल करना है। वैज्ञानिक सोच को विकसित करना, बच्चे किस तरीके से प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, समस्याएं जो आ रही हैं, उनको हैंडल करने के लिए, उनके निराकरण के लिए किस प्रकार से सोचना प्रारंभ करें, इन सब बातों का जिम्मेदारी का भाव, जब उनको कोई कार्य सौंपा जाता है उस समय वो जिम्मेदारी उस चीज की समझें और उतनी गंभीरता से उस कार्य को करें। अपने विषय के साथ हमें इन सब गुणों का विकास भी बच्चों के अंदर करना है। और जब हम इस कार्य को करना प्रारंभ करेंगे तो हमें पता है, हमें ज्ञात है कि हमारे सामने कई चुनौतियां भी आने वाली हैं और आप सबके सामने भी आती रहती होंगी। चुनौतियां क्यों? तो चुनौतियों के होने का एकमात्र कारण यह है कि यहाँ पर हम एक विविधता भरी सभ्यता के अंदर निवास कर रहे हैं। आप एक शिक्षक के रूप में जब दायित्व निभा रहे हैं तो उस बच्चे के साथ एक अकेले आप शिक्षक नहीं हैं। आप विद्यालय में शिक्षण का कार्य करते हैं और उसे कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये प्रकृति, उसका समाज, उसका परिवार, उसके मित्र, उसके रिश्तेदार, ये सब भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास उस बच्चे को निरंतर कर रहे हैं। बच्चा विद्यालय में जब आपके पास आया है, लगभग 5-6 साल की उम्र से जब आपके पास आया है, उसके पहले से ही उसने सीखना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर अब जो मेन दायित्व बनेगा आपका, तो वो ये होगा कि सबसे पहले आप अपने उस छात्र के मानसिक स्वास्थ्य को समझें, उसके मानसिक स्तर को जानने का प्रयास करें कि हमें
उस छात्र के साथ जब कार्य करना है, कार्य प्रारंभ करना है सिखाने का, तो हम कहाँ से शुरुआत करें? हमें ये जानना होगा कि उस छात्र की मानसिक आवश्यकताएं क्या हैं, उसकी सामाजिक आवश्यकताएं क्या हैं, उसकी भावनात्मक आवश्यकताएं क्या हैं। इन बातों पे फोकस करना होगा, पहले इनको जानना होगा, क्योंकि जब हमारे पास समस्या होगी तभी तो हम उसका हल ढूंढ पाएंगे। तो साथियों, सबसे पहले आप बच्चे को पढ़ना शुरू करें। बच्चे की जो सृजनात्मकता है उसको पहचानना होगा। हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती है, वो कुछ ना कुछ चीज़ों को बनाने का प्रयास करता है, कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करता है, तो उसे हमको पहचानना होगा। और छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए हमें उनकी इन क्षमताओं को मजबूत करना पड़ेगा। तो साथियों, जब हम इन क्षमताओं को पहचान लेते हैं और इन पर अपना कार्य प्रारंभ करते हैं तो निश्चित ही हमें वो सफलता मिलेगी जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अब जब आप कक्षा के अंदर पहुंचते हैं तो कक्षा का सबसे पहला कार्य जो आपको करना है, आपको ये देखना है कि कक्षा का जो वातावरण है, पूरा एटमॉस्फेयर कैसा हो। तो एक शब्द आप अक्सर सुनते हैं कि भयमुक्त वातावरण। तो आपको भी यही प्रयास करना है। आपसे मेरा यही निवेदन होगा कि आप भयमुक्त वातावरण बनाने का प्रयास करें। भयमुक्त से तात्पर्य यह है कि वो जो छात्र आपके सामने बैठा हुआ है वह आपसे बात कर पाए, आपके सामने उसके मन की जिज्ञासाओं को रख पाए, इतना विश्वास उसे आप पर हो और आपको अपने छात्र पर हो कि आप दोनों का कम्युनिकेशन अच्छा हो। अधिकांशतः देखने में ये आता है कि छात्र के अंदर झिझक होती है, डर होती है, इस वजह से वो अपना जो प्रश्न है, जो जिज्ञासा है, वो कई बार शिक्षक के सामने नहीं रख पाते। तो इन चीज़ों पे आपको प्रयास करना है। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो हम छात्र का सर्वांगीण विकास कर पाएंगे। यहाँ पर पुनः हम एक बात करते हैं कि अब बात आ जाती है विषय वाली, जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको विषय केंद्रित नहीं चलना है। होता क्या है कि हम जो 40 मिनट 50 मिनट जो भी कालखंड हमारा निर्धारित होता है, हम उसमें कंटिन्यूअस विषय केंद्रित होकर चलते हैं, जो कहीं ना कहीं एक नीरसता छात्रों के मन में भी उत्पन्न करता है। तो इसलिए हमारा प्रयास हो कि हम पूरे कालखंड में विषय केंद्रित ना होकर उन सब चीज़ों को भी शामिल करें जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। जैसे कुछ बच्चे विज्ञान में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे हिंदी में अच्छे होते हैं, किसी को ललित कला, किसी को जो पर्यटन है उसमें रुचि होती है, किसी को दुनिया के बारे में जिज्ञासा होती है। तो भले आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं, भले आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, लेकिन हिंदी में भी यदि कोई भूगोल से संबंधित बात पूछ ली जाए बच्चे के द्वारा, तो आपका प्रयास होना चाहिए कि उसकी जिज्ञासा को शांत कर पाएं। और यदि आप जब उस चीज़ को देखेंगे, जानेंगे कि बच्चे के अंदर जिज्ञासा आ रही है, मतलब उसका क्षेत्र कितना व्यापक है, तो यहाँ पर हम प्रयास करें कि विषय के साथ यदि कुछ अन्य चीज़ें भी आती हैं तो उनको भी हम शामिल करें अपनी चर्चा में, अपने कालखंड में। अब अगली महत्वपूर्ण बात आती है, आप जब कक्षा के अंदर हैं, जब वहाँ पर पहुँच गए, आपने देखा कि वातावरण बहुत अच्छा है। अब अगला कार्य जो आपको करना होता है, सबसे पहले अपनी क्लास को जानने का प्रयास हमें करना है। हमें अपने हर छात्र के चेहरे को पढ़ना होगा। हमें जो स्टूडेंट आपके सामने बेंच पर या नीचे बैठे हुए हैं, जिनको लेकर आप शिक्षण कार्य करने वाले हैं, तो उनको पढ़ना होगा, उनके चेहरों को पढ़ना होगा कि वो क्या चाहते हैं। तो जब आप उनको पढ़ लेंगे, उनका, जिसे हम अपनी भाषा में कह देते हैं, मूड कैसा है। यदि मान लीजिए कि उनकी पढ़ने की इच्छा नहीं है या वो टॉपिक पढ़ने की इच्छा नहीं है जिसको आप शुरू करने वाले हैं, यदि वो नीरसता उसमें अनुभव कर रहे हैं और यदि आप उस टॉपिक को शुरू करेंगे तो बिल्कुल यकीनन वो टॉपिक आपका उतना अच्छा परिणाम नहीं देगा। बच्चे मन मार के बैठे तो रहेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के चेहरों को यदि हमने पढ़ लिया, थोड़ी देर उनको 5 मिनट 7 मिनट जो कालखंड के पहले के हैं, जिसे हम प्रस्तावना बनाने का कार्य भी करते हैं, तो हम जब प्रस्तावना बना रहे हैं तो उनसे एक ऐसी फॉर्मल चर्चा प्रारंभ करें और उस चर्चा को लाके अपने उस सब्जेक्ट से जोड़ लें। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि आपके बच्चे आके वहाँ आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, फिर आप अपने शिक्षण कार्य को कर सकते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि आप क्या करें, आप बच्चों को पढ़ें, उनके चेहरों को पढ़ें और उनके हिसाब से अपने कार्य को प्रारंभ करें। उनके हिसाब से कहने से तात्पर्य ये नहीं है कि जो वो चाहेंगे वही आपको करना है, क्योंकि बच्चों का पढ़ने का मन तो कभी होगा नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमको उनको पढ़ाना नहीं, उनको पढ़ाना है, लेकिन उनके मन को, उनको, जिसे हम अपनी भाषा में कह देते हैं, विश्वास में लेके काम करना, उनके साथ घुल के मिल के, और फिर हमको अपने कार्य को प्रारंभ करना होगा। अब जब हम सिखाने का कार्य हमने प्रारंभ किया किसी भी चीज को, तो वो पूरा कार्य हम पर केंद्रित ना हो, यह प्रयास हमारे अंदर से आना चाहिए। हम उस पूरी प्रक्रिया को, जो हम 40 मिनट 50 मिनट कालखंड में या अपने पूरे
वर्ष भर के कार्य में कर रहे हैं, उसमें हमें छात्र केंद्रित पद्धति पे फोकस करना होगा। हम जो चीज़ें करवाना चाह रहे हैं खुद करके ना दिखाएं, हम अपने छात्र से उन चीज़ों को करवाएं, जो आंसर्स हम चाहते हैं वहाँ से निकलवाएं। छात्र का अनुभव होगा, वहाँ से आपके साथ शेयर करेगा। वो कुछ प्रोजेक्ट बना के ला सकता है, आप प्रोजेक्ट बनाने को दे सकते हैं। छात्र ने कहीं से कुछ सुना होगा, वहाँ से लेके आएगा, कहीं कुछ देखा होगा, वो चीज़ें आपसे शेयर करेगा। उन चीज़ों को प्रयास करें कि आप विषय से जोड़ पाएँ। कई बार ऐसा होगा कि छात्र जो चीज़ें दे रहे हैं या जो अपने अनुभव आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उन अनुभवों में कुछ कमी भी हो सकती है, कुछ त्रुटि भी हो सकती है। तो एक बार जब शुरुआत में आपने उन अनुभवों को सुन लिया, तो उन अनुभवों में यदि कुछ सुधार की आवश्यकता है तो आप सुधार करके और उनकी एक नई चीज़ प्रस्तुत जब करेंगे बच्चे के सामने, तो वो उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ जाएगा। अगला काम, जब हम शिक्षण का कार्य करते हैं तो हमें कुछ उदाहरणों का प्रयोग करना होता है, कुछ एग्जाम्पल्स का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर मेरा निवेदन आपसे होगा कि जो एग्जाम्पल आप प्रयोग कर रहे हैं वो एग्जाम्पल उनके आसपास के हों, क्योंकि यहाँ पर जब हम क्लासरूम में जाते हैं तो संपूर्ण भारत में जब हम जाएंगे तो अलग अलग विविधताएं भरी पड़ी हैं। सामाजिक वातावरण अलग है, परंपराएं अलग हैं, रीति रिवाज अलग हैं, धर्म अलग हैं, जाति अलग है, कई सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी विविधता है। इस विविधता में बच्चों की जो लोकल लैंग्वेज है वो भी अलग होती है। तो आप जो एग्जाम्पल ला रहे हैं, यदि आप वो केवल टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल से बात करेंगे तो हो सकता है कि कई बार वो एग्जाम्पल उस क्षेत्रीय भाषा को कवर ना कर पाएँ या उन क्षेत्रीय लोगों की समझ में ना आ पाए। तो ऐसी जगह पर हमें क्या करना है, हम ऐसे एग्जाम्पल्स चुनें जो एग्जाम्पल्स रिलेट करते हों उनकी ज़िंदगी से, उनकी रोज़मर्रा के जीवन से। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम वाष्पीकरण को पढ़ा रहे हैं तो वाष्पीकरण क्या होता है उसे समझाने के लिए हम सिंपली उनको बताएंगे कि जब आप बर्तन के अंदर पानी गर्म करते हैं, या जो साइंटिफिक लैंग्वेज बुक के अंदर लिखी है वैसी पढ़ के सुनाएंगे। हो सकता है बच्चे उसको कनेक्ट ना कर पाए। तो यहाँ पर जब आपको उनको कनेक्ट करना है तो आप शुरुआत कुछ ऐसे कर सकते हैं कि आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि आप सर्दियों में जब नहाते हैं तो ठंडा लगता है तो आपको गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है। वो आपको बताएंगे हाँ पड़ती है। तो आप लोग कैसे करते हैं, तो जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में होंगे तो वो बताएंगे कि हम सर लकड़ियों को जलाना प्रारंभ करते हैं, घर के बाहर एक चूल्हा बना होता है, उस पर एक बर्तन रख के हम पानी को वहाँ गर्म करते हैं। तो फिर आप उनसे इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। जब इतना आउटपुट वहाँ से आ जाए तो फिर आप आगे बढ़ाएं कि वहाँ जब पानी गर्म होता है तो आपने देखा होगा उसमें कुछ धुआं सा निकलता है, तो वो फिर रिलेट करेंगे हाँ निकलता है। तो वो जो धुआं ना होकर क्या है, वो वाष्प है। वो पानी जो गर्म हो रहा है वो उसका वाष्पीकरण हो रहा है। उस वाष्प को जब हम ठंडा करेंगे तो वो फिर से पानी में बदल जाएगी। ये चीज़ समझाएं। जैसे आप जब उस बर्तन को ढकते हैं तो उस थाली के नीचे पानी की बूंदें चिपकी हुई आपको मिलेंगी। कुछ इस तरीके से जब आप चीज़ों को प्रस्तुत करेंगे तो बहुत जल्दी वो रिलेट कर पाएंगे और चीज़ों को जान पाएंगे। अगली महत्वपूर्ण चीज़ आ जाती है शिक्षण की भाषा, शिक्षण की लैंग्वेज। किस भाषा में शिक्षण कार्य को करें। तो जनरली स्वाभाविक बात है कि यदि हम हिंदी में कर रहे हैं तो ठीक है, हिंदी अच्छी है, सब लोग जानते हैं समझते हैं। लेकिन मेरा सुझाव ये होगा कि आप जिस क्षेत्रीय जगह कार्य कर रहे हैं, यदि वहाँ पर कोई लोकल लैंग्वेज उनकी प्रचलित है या चीज़ों को कुछ लोकल नेम से वहाँ जाना जाता है, तो आप भले ही उस क्षेत्र के निवासी नहीं हैं, लेकिन यदि आप वहाँ पर पहुँचे हैं तो उस क्षेत्र की जो लोकलिटी है उसको जानने का प्रयास करें। उन शब्दों का चयन करें जो अक्सर यूज़ होते हैं रोज़मर्रा की जीवन में। उन शब्दों को जब आत्मसात आप कर लेंगे और जब क्लासरूम में जाएं तो वहाँ पर उन बच्चों के साथ उन शब्दों के साथ जब जुड़ेंगे तो आप ज़्यादा जल्दी उनको कनेक्ट कर पाएंगे। मतलब क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग आप साथ में कर सकते हैं और उससे परिणाम जो है वो बेटर आएंगे। फिर आप जो आपकी मुख्य भाषा है या जिस भाषा में टेक्स्ट बुक है उसके रेफरेंस से उन सब चीज़ों को क्लियर कर दें। तो ये सब चीज़ें आपको जाननी जरूरी है, करना जरूरी है। इससे आप वो रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे जिसके लिए हम वहाँ पर जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात और है कि जब हम इस कार्य को कर रहे हैं तो सबसे पहले जरूरी हो जाता है हमारा खुद का अपडेट होना। हम खुद को अपडेट रखें, नई जो चीज़ें आ रही हैं उनको सीखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, अपनी जो शिक्षण की क्रियाविधि है उसमें प्रयोग करें उन चीज़ों का। भले टेक्नोलॉजी हो या बुक्स हो, साहित्य हो, लिटरेचर हो, जो भी चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं उनको जानने का प्रयास करें और उनको यूज़ करें अपने शिक्षण के कार्य में। तब हम ज़्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। फिर हमें लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या अन्य किसी आधार पर भी किसी भी स्वरूप में ऐसा हमारे अंदर से मैसेज क्रिएट नहीं होना चाहिए कि जो बच्चों को लगे कि नहीं ऐसा, या जिसे हम अपनी भाषा में कह देते हैं कि भेदभाव, इस प्रकार की कोई भी चीज़ हमारे अंदर से ना आए। अनजाने में भी कोई ऐसा इशू ना बने जो इस चीज़ को क्रिएट करे। इन बातों पर हमारा प्रयास होना चाहिए।
तो साथियों, जब आप इस प्रकार से जब कोशिश शुरू करेंगे तो आप, मुझे विश्वास है कि बच्चे बहुत जल्दी सीखेंगे और वो हम उस परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे जिस परिणाम के लिए हम प्रयासरत हैं। तो ये तो जनरल चर्चा थी हमारी, जो एक सामान्य क्लास के पहले होनी चाहिए। स्पेशली जब हम क्लास के अंदर पहुंच गए हैं, वहां पर और कौन कौन से कार्यों को करना है, किस प्रकार से चीज़ों को और बेहतर बनाया जा सकता है, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे अगले वीडियोज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, सभी को नमस्कार।